आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। जी हाँ, और नाज़रीन आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, फरहान महमूद साहब जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं शर्मन सिक्योरिटीज़ में, और उनसे हम जानेंगे आज मार्केट के हवाले से बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप मेरे प्रोग्राम्स को 1000+ लाइक करेंगे तो यही प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए जो है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स लाइव लेकर आऊँगी अपने गेस्ट के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएँ। और उसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आज की मार्केट के हवाले से जो है आप एक ओवरव्यू शेयर करें, क्योंकि आज हमने देखा कि आज फिर एक बार मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और ये भी कहा जा रहा है कि मार्केट ने इस न्यूज़ का इम्पैक्ट लिया है। जो स्टाफ लेवल मुआहिदा था 1.2 अरब डॉलर्स का जो मिलने वाला था वो डिले हो रहा था, कुछ हमें लग रहा था कि वो अब शायद डिले हो गया, बट फाइनली वो जो है वो उसके हवाले से भी एक गुड न्यूज़ आ गई है और उसका हमने एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखा। उसके अलावा एक ऑल ओवर व्यू जो है मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है शेयर करेंगे फर्दर आगे कैसा लग रहा है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एक्साइटमेंट मार्केट में नजर आई और कल भी जो अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो 7000+ मार्केट थी और मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन यही आ रही थी कि आईएमएफ से जो है वो मुआहदा तय पा जाएगा और जो भी कंडीशन थी, तो हमने कल भी मार्केट में एक्साइटमेंट देखी। आज भी जो है वो इस तरह से दो के ऊपर गई मार्केट, हम्म। थोड़ी सी नीचे आई है। बट ये है कि ओवरऑल आईएमएफ की अप्रूवल एक मार्केट को सेंटीमेंट दिए, सपोर्ट किया है काफी। और उसके अलावा जो ओवर द पास्ट फ्यू डेज जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, हमारी बॉर्डर टेंशन थी, हम्म। वो भी कह रहा था कि ये कह रहा था कि एक तो आईएमएफ की जो है लोन अप्रूवल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट को दिया। दूसरा जो पॉलिटिकल साइड पे भी था वो एक हम्म। जो बॉर्डर टेंशन थी वो भी काफी सबसाइड रही है। और मेरे ख्याल में तीसरा जो है सबसे पॉजिटिव ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो मीटिंग्स हुई है रिसेंटली मिडिल ईस्ट में, उसका भी एक पॉजिटिव सिग्नल गया है पाकिस्तान मार्केट में और उसकी वजह से भी हमने देखा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। सही, बिल्कुल। और जो है इसके साथ ही साथ सर कुछ न्यूज़ है उसके हवाले से भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो है आप हमें अपडेट करें। यूबीएल के मुनाफे के हवाले से एक आज न्यूज़ आई है कि 89% जो है उसमें एक नुमाया इजाफा हुआ है, जो कि 35.36 जो है अरब रुपए रिकॉर्ड हुआ है। तो अब आगे इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इस पे आप कमेंट करेंगे? देखिए यूपीएल के प्रॉफिट्स बिल्कुल सही ग्रोथ आई है, तो इनके डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपॉजिट ग्रोथ है। इसकी वजह से हमने जो है उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में इजाफा हो गया है। तो बैंक्स जो है अपने डिपॉजिट साइड पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल में तो जितने भी दूसरे बैंक हैं उनसे आउट परफॉर्म किया डिपॉजिट के ऊपर। तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आ रही है। और साथ साथ बिल्कुल आपने सही कहा कि पे आउट जो है उसका काफी बेहतर है क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी का बहुत अच्छा है। तो हम यही समझते हैं कि बैंक जो है वो कंटिन्यू देगा प्रॉफिट इसी तरह।
लेकिन अगर आप उसको बैंक को प्राइस टू बुक पे अगर आप देखें और प्राइस टू अर्निंग पे देखें तो हमें ये लगता है कि दूसरे जो कन्वेंशनल बैंक हैं वो डिस्काउंट पे हैं। तो बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड, बट हम ये समझते हैं कि काफी हद तक इसकी प्राइसिंग गुड है, प्राइसिंग सही लोग जो है दूसरे बैंक से देते, इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक भी है काफी डिस्काउंट पे चल रहे हैं प्राइस, वो देते। सही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम सवाल जो है वो शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, फहद अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो सलाम सर। जी। वालेकुम। सर, मेरा सवाल जो है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से है। मैं अभी एक ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें आई थिंक डीजीकेसी, एमएलसीएफ, इनके बारे में ये था कि आगे जो इनके रिजल्ट्स पोस्ट होने वाले हैं उनमें ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। तो कीपिंग इन माइंड स्पेसिफिकली डीजीकेसी एंड एमएलसीएफ, तो आप इस रिजल्ट को जो है वो किस तरीके से फोर्सी करते हैं, कीपिंग इन माइंड के नॉर्थ के जो प्लेयर हैं एमएलसीएफ, इनमें थोड़ी सी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं है लेकिन उनकी लोकल सेल्स इंक्रीज है, वेयर एज साउथ क्योंकि वो पोर्ट के नज़दीक है तो उनकी थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज, वेयर एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन। सो हाउ यू सी दीज रिजल्ट्स अपकमिंग फॉर मेपल लीफ एंड फॉर डीजीकेसी? मेरे तजुर्बे में आपने सीखा, मैपल डीजी में अगर हम देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर पे थोड़ा सा समझ लें थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट अगर आप इनकी फंडामेंटली देखें तो अच्छे हैं। अगर आप डीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्थ में भी ऑपरेट करते हैं और साउथ में भी ऑपरेट करते हैं। हमारा ये व्यू है कि जो साउथ में मार्केट है वो अपनी दो चीज़ों की वजह से बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें एक कोयला जो कि सबसे पाकिस्तान में सस्ते तरीन कोयला जो है वो साउथ रीजन में आएगा क्योंकि इम्पोर्टेड कोयले की प्राइस बहुत गिर गई है। सेकेंडली साउथ को जो एडवांटेज है वो ये है कि एक्सपोर्ट पे मार्जिन और वॉल्यूम दोनों बहुत अच्छे हैं क्योंकि कोयला नीचे मिल रहा है, प्राइस ऊपर मिल रही है सीमेंट की, तो मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में अभी जो ऑयल प्राइस का आउटलुक है वो भी नीचे है, तो कोयले की प्राइस भी हम अगले क्वार्टर नीचे देखते हैं यानी तो लगता ये है कि ऐसी कंपनीज जो बोथ नॉर्थ और साउथ में उनके मार्जिन बेहतर होंगे कंपेयर दूसरी कंपनीज या नॉर्थ में। तो डीजी हम लगता है कि अच्छे रिजल्ट दिखा। बाकी जो मेपल लीफ सीमेंट है वो उसमें अपनी टेक्नोलॉजी से जिसमें वो पैक वो करते हैं इस्तेमाल, वो थोड़ा डिस्काउंटेड होता है कोयले से, लेकिन उनकी कॉस्ट भी काफी रिलेटिवली बेहतर है। बट हम ये समझते हैं कि नॉर्थ में जो है वो जब डिमांड को टिकअप होती है तो दोनों के रिजल्ट हम कहते हैं कि अच्छे होंगे, बट हमें लगता है कि शायद डीजी टेंशन ज्यादा हो कंसिडरिंग कि कोयला जितना नीचे गिर रहा है उसकी एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो जी जी मोहम्मद वासिफ अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम उम्मीद है मेरी सलाम। आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी क्योंकि सर की आवाज़ नहीं आ रही थी, जी तो जी। पिछला क्वेश्चन मैं समझ नहीं सका। जी अच्छा सर, फंडामेंटल बेस पे अगर देखा जाए, दो शेयर्स हैं मेरे पास, अगर आप उसमें थोड़ा गाइड कीजिएगा। एक तो मुगल है और दूसरा सीमेंट सेक्टर में एमएलसीएफ है। और मेरे पास इसकी होल्डिंग है और मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल के लिए बेसिकली। मैं चाह रहा था कि अगर इसमें मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखूं ये और पेल में, तो उसके बाद मैंने अपना घर डिजाइन किया हुआ था वो रोक के, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कहते हैं, ऐसा किया जा सकता है या नहीं? 2 साल 3 साल के लिए ये तीनों शेयर जो। नहीं, देखें ये तो इन्वेस्टमेंट का उसूल है कि
अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हो तो आप एलोकेट करें तो ज़्यादा, क्योंकि हमेशा हम जो वैल्यूएशंस भी निकालते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। इक्विटी मार्केट्स का रिस्क प्रीमियम भी होता है। वो ठीक है और आउटलुक बहुत अच्छा है, सारी चीजें, बट सरप्लस कैश फ्लोज हों तो ज्यादा बेहतर है। चले, हैविंग सेड दैट, अगर आप ये दो कंपनीज का मुझसे पूछ रहे हैं तो इस दो कंपनीज में एक तो स्टील में है मुगल और एक सीमेंट में है। अ, फिलहाल अगर आप देखें तो डायनेमिक सीमेंट्स के ज्यादा बेहतर है। आउटलुक भी सीमेंट्स का बेहतर लगता है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो अपनी 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, यानी आज आप प्रॉफिट्स देख रहे हैं वो आधी कैपेसिटी पे जो प्लांट्स चल रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। अगले 3-4 साल में हम नहीं समझते कि कोई एक्सपेंशन होगी। तो लगता यही है कि जो आज यहाँ प्रॉफिट्स हैं वो अगर अगले 4-5 सालों में कैपेसिटी पे जाता है 100%, तो यहाँ से एक तरह से डबल हो जाएंगे प्रॉफिट्स। तो उस सेंस में आउटलुक ने इतना रेगुलेट सेक्टर है सीमेंट, वहां पे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। अ, जी, सही है। रेगुलेटेड सेक्टर बता है, रेगुलेशंस इसमें नहीं है तो आपको इसकी आपकी आवाज कट गई थी, समझ आ गया है कि जी ग्रोइंग सेक्टर सीमेंट ही है और स्टील में कुछ रेगुलेशंस इशू हैं तो उसमें ज्यादा आपको जी नजर नहीं आ जी रहा आपके हिसाब से। तो सर बिल्कुल। आप थोड़ा सा अगर पेल के बारे में बताइए, क्योंकि लोग जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो ज्यादातर बता रहे 2026 फुल ईयर में वो 80 तक चला जाएगा। तो क्या पेल में भी अच्छी बाइंग की जा सकती है और उसे रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए? जी, पेल जो है हम समझते हैं कि इसका पावर बिजनेस जो है वो आगे ड्राइव करेगा इसकी अर्निंग्स को। होम अप्लायंस जो है वो भी अच्छा है, बट पावर में जो इनको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। जहाँ तक होम अप्लायंसेस का ताल्लुक है उसमें थोड़ी सी सीजनैलिटी होती है, बट जो एक्सपोर्ट का इन्होंने पावर सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मर्स के ऑर्डर्स मिले एक्सपोर्ट से टू यूएस, वो हम समझते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स को स्टेबिलिटी देगा। तो इसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं अगले आने 7 सालों में। मेरे ख्याल में जो हमारी आगे जाके जो इसकी अर्निंग्स है वो अगले साल की कोई 7-7.5 है। तो ये एक हो सकता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्लस जो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है वो होम अप्लायंसेस को के लिए सूटेबल है, क्योंकि जो कंपनी का कैश होता है वो स्टकअप होता है, क्योंकि इनको इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती हैं, तो वो भी कंड्यूसिव है, वो इन्वायरमेंट भी अच्छी है इनके लिए। तो और ऊपर से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस है वो भी टूट रही है, स्टील भी नीचे आ रहा है। ये सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव है। सही। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। शुक्रिया सर। जी अच्छा सर, आज रिजल्ट आया है एक तो साजगार का और बेस्ट वे सीमेंट का। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से भी एक व्यू आप अपना शेयर कर दें रिजल्ट के हवाले से। देखिए, साजगार की जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमारे तकरीबन इन लाइन ही है, थोड़ी सी नीचे थी। हम्म। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है कंपनी की, और इसकी जो वॉल्यूम्स हैं, जो हवल ब्रांड है वो काफी अच्छी सेल्स कर रहा है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद थोड़ी कंपटीशन हो, बट कंटिन्यूसली ये मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है। इसमें जो है हम समझते हैं कि मजीद गुंजाइश होगी जो इनके नए वेरिएंट्स आएंगे। तो हमारा ऑटो सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ये वाहिद कंपनी जैसे बाय रिकमेंडेशन है हमारी। और हम ये समझते हैं कि जब 26 में इनकी जो पॉलिसी इंसेंटिव्स थे खत्म होंगे, उसके हम्म। बावजूद जो नए प्रोडक्ट्स हैं, तो नए माल को ऑफसेट करेगा काफी हद तक। तो अर्निंग्स उसकी काफी इम्पैक्ट है, और मल्टीपल्स पे भी जो है वो तकरीबन 3-7 का मल्टीपल हम लगता है कि ये रहेगा कंपनी का, तो एक थोड़ी सी इन्वेस्टर के लिए रहेगी। सर आपकी आवाज स्लो हो गई है।
जी। तो मैंने कहा कि जी इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो काफी अट्रैक्टिव है, ठीक 7 है। पे अगर हम तो वो भी काफी अट्रैक्टिव है हमें। सही। और जी। से इसी तरीके से बेस्ट वे सीमेंट के हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप अपने व्यू शेयर कर दें रिजल्ट के हवाले से। देखिए बेस्ट वे सीमेंट्स की भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, मेरे ख्याल में मेंटेन करेगा। सीमेंट का दिसंबर क्वार्टर भी अच्छा होगा, तो मुझे लगता है इनके रिजल्ट मजबूत हो सकते हैं, हम्म। क्योंकि दिसंबर क्वार्टर सीमेंट के लिए सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। तो डेफिनेटली बेस्ट वे सीमेंट की जो है वो अ, ये मेरे ख्याल में अच्छे रिजल्ट। सही। अच्छा सर, ये अभी कुछ दिन पहले ये आया था कि गुल अहमद ने अपनी एक्सपोर्ट जो है वो क्लोज कर दी है। और बट स्टिल अभी जो है एक और एक अभी ये र्यूमर थी, बट ये एक्चुअल था क्या था? क्योंकि अभी स्टिल आया है कि उसने जो है ईयरली एक्सपोर्ट की है कोई वहां पर यूएस में 522 मिलियन डॉलर्स की। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये क्या है, ये र्यूमर थी या वाकई उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दी है, और ये क्या है? थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप क्लियर करें। देखिए ये जो वैसे इनकी पहले न्यूज आई थी, तो हम्म। ये जो हालात है ओवरऑल अगर हम वैसे देखें एक्सपोर्ट में और पर्टिकुलर जो पैरल और उसमें, मेरे ख्याल में वो थोड़े से अभी क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। उसका रीजन ये आया ओवरऑल, वैसे भी अगर हम देखें पाकिस्तान में तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क। इसका रीजन ये है कि कॉटन टूटे जा रही है काफी abruptly। इंटरनेशनल प्राइसेस के नीचे गिर रही हैं, तो लोकल कॉटन भी काफी नीचे गिर रहा है, और हम्म। इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा रही हैं। तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे एक्सपोर्ट के, उनके भी रिवाइज डाउन हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑलरेडी मार्केट में एक तो अनसर्टेनिटी बहुत है टैरिफ्स के हवाले से, और जो आपके अपैरल साइड पे कंपटीशन बहुत है ग्लोबली। तो इसकी वजह से हम समझते हैं कि प्राइसिंग भी नीचे आ रही है। तो बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, इवन चाहे वो होम टेक्सटाइल हो अपैरल हो, वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी फिलहाल। तो मेरे ख्याल में यही वजह हो सकती है कि थोड़ा सा उन्होंने रिविजिट किया होगा ये चीजों हम्म। के बारे में। सही। तो मेरे ख्याल में कंसर्न्स हैं अभी एक्सपोर्ट अच्छा, साइड अभी कुछ पे। कंसर्न्स हैं, बिल्कुल। ठीक। और सर, यूनिटी फूड और मीरपुर खास शुगर के हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बता दें। बहुत ही मीरपुर खास तो मेरे ख्याल में काफी थाईलैंड आइटम है, लेकिन इसमें वैसे अगर हम देखें तो दो भी उनके होते हैं। एक तो आपका इथेनॉल बिजनेस है, इसमें शुगर का बिजनेस है। तो हम्म। अभी फिलहाल जब भी अ, एक थोड़ा सा नेगेटिव ये हो जाता है कि जब ऑयल प्राइसेस नीचे जाती हैं तो इथेनॉल की प्राइसेस भी उसी तरह से नीचे जा रही होती है, क्योंकि बहुत जगह जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूज के लिए इथेनॉल यूज किया जाता है, मिक्सिंग होती है उसकी। तो जब ऑयल नीचे जा रहा होता है तो इसकी भी प्राइस जो है वो नीचे आ रही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल साइड पे कुछ अच्छा होगा। शुगर के हिसाब से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसर्न ही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आएंगी कमोडिटीज की, तो वहां पे भी मुझे नहीं लगता कि अगर एक्सपोर्ट भी करें तो वहां पे कुछ सर्विस होती है। फिलहाल तो नहीं है लगता फिलहाल सही। शुगर के अंदर। और दूसरा आपने क्या बताया, यूनिटी फूड। यूनिटी यूनिटी। फूड्स पे जी। जी, यूनिटी फूड्स में जो है वो जब भी ये इनकी अगर हम लोकल मार्केट में देखें तो ऑयल की प्राइसेस जो है, जो जो कुकिंग ऑयल और उसकी, वो इतनी ज़्यादा नीचे नहीं आई है, बट इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो टूट रही हैं। तो अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो है इनको काफ़ी कहा है कि प्राइसेस को नीचे करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे प्राइसेस। तो बेस्ड ऑन करंट सिनेरियो, इंटरनेशनल प्राइसेस अगर नीचे आते हैं और लोकल प्राइसेस नीचे आते हैं ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में इनकी मार्जिन, तो ये एक थोड़ा सा भी अभी ठीक। पॉजिटिव आउटलुक हो सकता
सही। अच्छा, यहाँ पर जी मुकीत हुसैन साहब अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा फरहान साहब, ये बताइए कि आपको बैंकिंग सेक्टर में दो तीन स्क्रिप्ट्स के नाम बता दिए कि जो आपको लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेंगे इस सेक्टर में, और दूसरा मुझे एच कार के बारे में बता दीजिए। ये मेरे दो सवाल हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर में ये है कि कन्वेंशनल बैंक्स अगर आप देखें तो तकरीबन सेक्टर जो चल रहा है, नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं वो प्राइस टू बुक पे देखते होते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारा सेक्टर कन्वेंशनल बैंक्स का कोई 1.5 से चल रहा है, लेकिन नेशनल जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो काफ़ी नीचे है। तो हमें इस बेस पे लगता है कि नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक वो हमेशा से नीचे चल रहा था कन्वेंशनल बैंक से, लेकिन अब हमें ये लगता है कि जो आईएमएफ की चीज़ें हो रही हैं, एनर्जी सेक्टर में पैसों की रिकवरी हो रही है, अ, तो जितने कंट्रोल्स अच्छे हो रहे हैं, हमें लगता है कि प्रोविजनिंग का खदशा कम होगा और बुक्स भी इसकी बेहतर होंगी मजीद। उस पे हमें लगता है कि नेशनल बैंक जो है वो प्राइस टू बुक जो कि हिस्टोरिकली डिस्काउंट चलता था कन्वेंशनल से, वो कहीं कम हो जाएगा और वो अब कन्वेंशनल बैंक के पास नेशनल बैंक में एक अच्छी लग सकती है कि रैली हो जाए इसमें। इसी तरह जो है जो इस्लामिक बैंक्स में हमें क्योंकि मीज़ान बहुत हाई मल्टीपल्स पे चल रहा है, तो हमें फैसल बैंक अच्छा लगता है जो कि 1 डेढ़ साल उसके हो गए इस्लामिक हुए। कुछ बैंक्स तो अभी चल रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ये ऑलरेडी इस्लामिक बैंक है तो इसकी भी रिलेटिवली जो मीज़ान से आप चेक करें तो काफ़ी सस्ता है प्राइस टू बुक के भी। तो हमें ये लगता है इसमें भी एक जो है वो रेलिवेंस हमें फैसल बैंक बैंक और काइंडली एच कार का भी बता दें, होंडा होंडा जी। कार का प्लीज। होंडा कार का ये है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किसी तरह से भी जो है वो compete नहीं कर पा रहा है, चाहे आप सिविक देख लें, स्कूटी देख लें, और उसके नंबर्स जो हैं वो कोई साइड नहीं होती। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हाई एंड की तरफ अगर आप देखें 70 80 लाख में तो बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि उनको वॉल्यूम साइड पे भी हिट कर रहे हैं और मार्जिन के साइड पे भी हिट, प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो हमें लगता है कि इस अर्निंग्स पे काफी हद तक जो है वो स्टॉक जो है वो प्राइस है। तो सॉरी, एक बात ऐड मैं करूंगा कि इस दफा जो पामा के नंबर्स आए हैं उसमें तो होंडा कार की बहुत अच्छी सेल्स आई हैं। जी जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस दफा उसकी सेल्स अच्छी है और अर्निंग्स भी हम समझते हैं कि बेहतर रहेंगी। बट अगर हम उसको प्राइस टू अर्निंग्स पे देखें तो इस रेट पे हमें लगता है कि जितने ऑटो के पी मल्टीपल्स हैं वो उससे थोड़ा सा हाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू नादिया, बहुत थैंक यू फरहान साहब। बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चंस जरा शॉर्ट किया करें। और अच्छा, यहाँ पर सर बीएफ एग्रो के बारे में बता दें और वेव्स अप्लायंसेस के हवाले से पूछा गया है। इन दो के हवाले से मैं चाहूंगी आप अपना व्यू शेयर कर दें। देखिए वेब्स अप्लायंसेस का अगर हम देखें, ये प्योरली होम अप्लायंस की कंपनी है। ये हम्म। इसमें आपको पता है सीजनैलिटी बहुत होती है। अगर जून क्वार्टर देखें तो सबसे पीक होता है सेल्स, जिसमें हम रेफ्रिजरेटर्स की देखते हैं सेल्स, एसी की देखते हैं, तो उसके बाद ये सेल्स सितंबर एंड दिसंबर में डाई डाउन। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल थोड़ा सा जो है वो ट्रेंड, अगर हम देखें अर्निंग्स ट्रेंड तो इतनी अच्छी रहे सितंबर क्वार्टर इतना भी बेहतर हो। अ, दूसरा आप कह रहे हैं कि ये एग्रो, मेरे ख्याल में ये रेंज बाउंड ही रहेगा अभी फिलहाल। अ, कोई और एक्साइटिंग न्यूज़ अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हम्म। मार्केट मार्केट के मल्टीपल्स वाइज अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छी ग्रोथ है। बट अभी फिलहाल हम समझते हैं कि कोई ऐसे नियर टर्म इधर ऐसे।
सही। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? क्या लग रहा है? जैसे पॉजिटिविटी अब ये हो गई है, क्योंकि बीच में हमने एक हफ्ते की जो मंदी देखी है उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट डे भी हो, बट ऑल ओवर चीजें बड़ी पॉजिटिव हैं। तो क्या व्यू है आपका कल की मार्केट को? और इसके साथ ही साथ जो है किन सेक्टर्स को आप इन्वेस्टर्स के लिए कहेंगे कि उन सेक्टर्स में किन स्क्रिप्ट्स को जो है देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, जो पिछले एक हफ्ते में हुआ था उसमें इंश्योरेंस सेक्टर सेलिंग पे था, हम्म। और उसकी वजह से मार्केट में एक लिक्विडिटी वैक्यूम क्रिएट हो गया था, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड सेलिंग थी। ठीक है। उसकी कोई वजह नहीं थी, बट हम समझते हैं कि फंडामेंटली इकोनॉमिक नंबर्स को देखे जाए तो इतना कोई फर्क नहीं था। तो तो वैक्यूम एक क्रिएट ही किया। उसके बाद जो है कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई, बॉर्डर टेंशन और आईएमएफ की अनसर्टेनिटी। हम ये बिल्कुल। समझते हैं ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। हाँ, लिक्विडिटी हम समझते हैं कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब हुई है, तो उसको थोड़ा सा हम लगते हैं कुछ दिन लगेंगे। अ, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, सॉरी, अगर आप ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो काफी टूट गई हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। और आप अगर इम्पोर्ट बिल देखें तो हमारा 1.2 बिलियन होता है हर महीने का। हम यहाँ देख रहे हैं कि शायद इसकी वजह से अब मजीद इसमें बेहतरी हो। तो ऑयल प्राइस के हवाले से तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा आईएमएफ का भी रिव्यू जो है वो काफी अच्छा था, कोई कंसर्न एज सच तो नजर नहीं आता। टैक्स के हवाले से था, लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं, जिसमें ऑयल भी एक एवेन्यू है कि वो पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा करके वो टैक्स का भी हदफ पूरा कर सकता है। तो हम नहीं समझते कोई इकोनॉमिक साइड पे कोई बहुत बड़ा कंसर्न है। तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगी, बट इसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो ये होगा कि जो भी मिडिल ईस्ट में पिछले एक दो हफ्तों में डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो यूएस के साथ रिलेशनशिप्स बेहतर हुई हैं, वहां से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या कोई लोन सपोर्ट के हवाले से, तो अगर ये कुछ मटेरियलाइज हो जाती है तो हम समझते हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा अपसाइड है। ओके, ग्रेट, सही। और सर किन सेक्टर्स को आप हाईलाइट करेंगे और उनमें कौन सी स्क्रिप्ट्स को आप कहेंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, अभी सबसे जो हमारा टॉप सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर है, और उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान कस्टमर डेट के हवाले से एनर्जी का प्रतिशत effect रहती रही है पिछले 7-8 साल। ये एक टाइम आ गया जिसमें हमारे जो लोकल बिजली के टैरिफ हो, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, ये तब सेट की थी कि जब ऑयल जो था $90-95 और अब ऑयल आ चुका है अब लाइक $64। तो ये एनर्जी कंपनीज जो है इनकी पुरानी रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है इनकी कैश पे आउट भी बेहतर हो जाए, और जो कैश आता है तो उनके अदर इनकम। तो हम इस एनर्जी सेक्टर में जो है वो है सर करने आपकी आवाज स्लो हो गई है थोड़ा सा, आवाज बहुत स्लो हो गई है। जी, मैम समझते हैं एनर्जी हम्म। सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक। ये कैश इनके इम्प्रूव होगा, ये जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरी है उसकी वजह से। दूसरा सेक्टर हमें लगता है सीमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम्म। दिसंबर क्वार्टर हम लगता है वॉल्यूम्स का सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, और उसके हवाले से अगर हम ऑयल प्राइस की भी देखें जिस तरह से टूट रही है, कोयला भी मजीद टूट रहा है, तो हमें सीमेंट सेक्टर्स में एक अच्छी रैली लग रही है। ये दो सेक्टर हम समझते हैं आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सही। बाकी फर्टिलाइजर हमें लगता है कि फर्टिलाइजर में भी एक अच्छी है, जो है वो रैली बन सकती है, क्योंकि इस साल जो है इन्वेंट्री के हवाले से इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया था, जिसके से अर्निंग हमें उतनी ज्यादा नजर नहीं आई। लेकिन अगले साल अगर ये इन्वेंट्री सेल आउट हो जाती है तो एक अच्छी अर्निंग्स होगी फर्टिलाइजर की। सही। और सर इनमें स्क्रिप्ट्स कौन सी आप हाईलाइट करेंगे इन सेक्टर्स में? देखिए, इसमें अगर हम एनर्जी सेक्टर में देखें तो पीएसओ जो है वो सबसे अच्छी बेट है, प्राइस अर्निंग से भी है काफी अच्छा है।
और अगर हम सीमेंट्स में हम देखें तो हमारे पास डीजी बहुत अच्छा है, मैपल लीफ सीमेंट बहुत अच्छा है। ये एक एक्सपोर्ट थीम है और एक जो है लोकल मार्केट का थीम है मैपल लीफ। एक हमारा एक्सपोर्ट थीम है जिसमें डीजी है, तो ये दो अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं। फर्टिलाइजर में हमें जो है एफएफसी ज्यादा अच्छा लगता है। एफएफसी की जो है प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स भी अच्छा है और डिविडेंड यील्ड भी अगर हम देखें तो डिसेंट है, 11-12। बहुत शुक्रिया सर फरहान आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी नाइस एनालिसिस। और यहाँ पर जितने हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही साथ नाज़रीन मैं लूंगी इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।